जी हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड आई बिलीव दैट आपको बेटा मेरी आवाज स्क्रीन वीडियो सब क्लियर होगी। ऑलराइट। अच्छा जी, अब देखिए अभी हम लोग आज अभी क्या काम इसको लेकर चलते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको बेटा फर्दर गाइड कर दूंगा कि मजीद जो है ना ये कुछ दिन जो रह गए आपके एग्जाम में, आपको उसमें कौन सी जो है ना वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट तो बेटा मैं यहाँ पर आपके पास एक बेटा मैं एग्जाम किट ओपन करने लगा हूँ सबसे पहले, ताकि एक आइडिया मिल जाए। बेटा जरा मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें कि आवाज स्क्रीन वीडियो क्लियर है। ठीक है बेटा, लेट मी ओपन द एग्जाम किट और बेटा ये देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 एंड दैट इज न्यूमैन कंपनी के नाम से। जी बेटा, न्यूमैन कंपनी के नाम से आपके पास एक क्वेश्चन है और ये आप इसको कह सकते हो कि ये आपके पास एक अदर असाइनमेंट में फॉल कर जाएगा। जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन बेटा, न्यूमैन कंपनी। अच्छा, न्यूमैन कंपनी को बेटा सबसे पहला पॉइंट तो बेटा इस बात को स्टार्ट करने से पहले आई वांट यू पीपल कि जरा अपने नोटबुक पर जरा आ जाए बेटा सारे स्टूडेंट्स, ताकि मैं जो कुछ चीजें लिखवाना चाह रहा हूँ वो पहले लिखवा दूं। उसके बाद बेटा हम लोग आगे इसमें बात करते हैं। बेटा सबसे पहला पॉइंट तो अपने आप रजिस्टर पे आ जाए सारे स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, सबसे पहला पॉइंट तो आपके पास एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल ऑडिट या सस्टेनेबिलिटी ऑडिट। ये क्या चीज होती है? बेटा सबसे पहला पॉइंट तो एक छोटा सा आपके पास ये एक टॉपिक है जिसमें जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा सोशल या फिर इन्वायरमेंटल ऑडिट।
बेटा सोशल और क्या आपके पास इन्वायरमेंटल ऑडिट। बेटा लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास जो कंपनीज हैं, बेटा जो कंपनीज हैं वो आपके पास बहुत सारा काम करती हैं और काम करने के साथ साथ वो सोसाइटी के लिए भी कुछ काम कर रही हैं। वो आपके पास जो है वो सोसाइटी के साथ साथ इन्वायरमेंट के लिए भी कुछ काम कर रही हैं। तो बेटा कंपनी करती क्या है, वो कंपनी सोसाइटी के लिए भी काम कर रही है, जैसे आपके पास कुछ एनजीओज वगैरह, और वो आपके पास इन्वायरमेंट के लिए भी काम कर रही हैं। यानी कि वी कैन से कि सीएसआर के लिए भी कुछ ना कुछ कंपनी काम परफॉर्म कर रही होती है। अच्छा, अब जरा पॉइंट जरा सुनिएगा गौर से। सोसाइटी या इन्वायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ काम कर रही होती है, तो उसके लिए बेटा कंपनी एक रिपोर्ट भी इशू करती है। बेटा कंपनी क्या इशू कर रही होती है, कंपनी एक रिपोर्ट भी इशू कर रही होती है। और होता क्या है कि ये सीएसआर की रिपोर्ट, सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स, ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं, ये बेटा कंपनी रिपोर्ट्स जो है ना वो आपके पास इशू कर रही हैं। अब सवाल ये आता है कि व्हाई दीज रिपोर्ट्स आर इशूड। बेटा व्हाई दीज रिपोर्ट्स आर इशूड। बेटा सवाल ये आता है कि ये जो कंपनी ये रिपोर्ट्स इशू क्यों कर रही है। बेटा कंपनी ये सारी रिपोर्ट जो है ना वो इशू क्यों कर रही होती है। हाँ जी बेटा बिल्कुल सही बात है। पॉइंट पता है क्या, ये कम आई एम टॉकिंग अबाउट दीज रिपोर्ट्स, यानी कि ये सीएसआर की रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। बेटा टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी सिंपल, जो भी कंपनी बेटा ये रिपोर्ट्स आपके पास इशू कर रही होती है ना, ये क्यों इशू कर रही होती है, ताकि हम अपनी अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। ठीक है ना, क्या क्रिएट कर सके बेटा, क्रिएटिंग द अवेयरनेस। क्रिएटिंग द, अच्छा अवेयरनेस का मतलब ये नहीं किसी को समझाना, अवेयरनेस का मतलब ये है कि हम अपनी बात आप तक समझा रहे हैं। सही गलत नहीं भाई, मैं अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ कि ये भी कोई चीज है। अच्छा, जो भी कंपनी सीएसआर रिपोर्ट वगैरह इशू करती है, इट इज सिंपल फॉर द पब्लिसिटी। बेटा पब्लिसिटी स्टंट है, अब आप इसको नेकी से मेजर नहीं करना। हाँ बाज दफा हो सकता है नेकी भी हो रही हो, दिलों के हाल अल्लाह जानता है, लेकिन कहने का मकसद क्या है कि बेटा ये आपके पास एक पब्लिसिटी स्टंट भी है। सेकेंडली बेटा मैं आपको एक और पॉइंट बताऊं, टू गेन द टू गेन इन्वेस्टर्स अटेंशन। बेटा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी ये काम करते हैं। बेटा एक और पॉइंट, हम डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यूजर्स को। बेटा प्रोवाइडिंग द डिटेल इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। बेटा बेस्ट प्रैक्टिस भी है, बेस्ट प्रैक्टिस है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। बेटा बेस्ट प्रैक्टिस किसकी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। अच्छा अब सिस्टम क्या होता है, बेटा सिस्टम आपके पास ये होता है कि सिस्टम आपके पास ये होता है कि जो कंपनी है वो ये सारी रिपोर्ट्स तो इशू तो कर रही थी। बेटा कंपनी रिपोर्ट तो आपके पास इशू कर लेती है। अब सवाल ये उठता है कि जो रिपोर्ट पहुंच रही है यूजर्स को, क्या वो रिपोर्ट सही पहुंच रही है या नहीं। तो होता क्या है कि इसी की ऊपर भी हम ऑडिट करवा रहे होते हैं, जो बेसिकली आपके पास एक्सटर्नल इन्फॉर्म फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं, बेटा बेस्ट प्रैक्टिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये ज्यादा से ज्यादा रिपोर्टिंग जनरेट करना। क्योंकि बेटा जितनी अच्छी प्रैक्टिस होती है, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट जो है ना बेटा वो जनरेट कर रहे होते हैं। तो पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट, बेटा पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि जो कंपनी ये रिपोर्ट इशू कर रही है वो रिपोर्ट सही है या गलत है, तो इसका भी ऑडिट होता है। अच्छा बेटा अब पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि अब हमारी फर्म ने क्या किया, बेटा यू गाइस आर द ऑडिटर, आप एक ऑडिट फर्म है, आपको अप्रोच किया गया है कि ये इस किस्म की जो रिपोर्ट है इसके ऊपर आपने प्रोसीजर्स लगा के अपनी रिपोर्टिंग इशू करनी है, अश्योरेंस देनी है। ठीक है, इस रिपोर्टिंग के ऊपर आपने बेटा क्या करना है, अश्योरेंस देनी है। अब पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि जो भी आप यहाँ पर, आपकी जो फर्म है वो इस रिपोर्ट को इवैल्यूएट करेगी। जो बेटा आपकी फर्म है,
आपकी फर्म अपॉइंट की गई है टू इवेल्युएट दीज रिपोर्ट्स, आपकी फर्म बेटा इवेल्युएट की करने टू इवेल्युएट दीज रिपोर्ट्स। अब जाहिर सी बात है बेटा, पॉइंट पता है क्या है, इसमें कोई रीजनेबल एश्योरेंस नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है बेटा, इसमें आपके पास कौन सी एश्योरेंस होगी, लिमिटेड एश्योरेंस होगी। वाई लिमिटेड एश्योरेंस, क्योंकि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो है नहीं। अब पॉइंट बेटा पता है क्या है, इस तरह की रिपोर्ट्स यानी कि CSR रिपोर्ट्स, इन्वायरमेंटल सोशल ऑडिट को ऑडिट करना इतना आसान नहीं है। डिफिकल्टी है टू वैल्यूएट दीज रिपोर्ट्स। मैं आपको बताता हूँ क्या डिफिकल्टी है बेटा। डिफिकल्टी टू इवेल्युएट दीज रिपोर्ट्स, बेटा इन रिपोर्ट्स को इवेल्युएट करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। वो डिफिकल्टी क्यों है मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह बेटा पता है क्या है, इन रिपोर्ट्स को इवेल्युएट करने में डिफिकल्टी है क्योंकि नंबर वन, इसके कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है, कोई स्टैंडर्ड KPI नहीं है। हर आदमी अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। अगर सिर्फ एक्सेल किसी सोशल काम में इन्वॉल्व हो रहा है तो जरूरी नहीं कि एरियल भी इन्वॉल्व हो। इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। तो बेटा पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। सबसे पहला पॉइंट बेटा, ये आपके पास मोस्टली नॉन फाइनेंशियल होती है। मोस्टली क्या होती है बेटा, नॉन फाइनेंशियल। इसके कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है, नो KPIs। कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स नहीं है, कोई इसके KPIs नहीं है, कोई कंपैरेटर नहीं है। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो एक चीज होती है ना, 2018 को 2019 से कंपेयर कर लोगे आराम से। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो 2018 को आप 19 से कंपैरिजन कर लोगे। इसमें कैसे कंपैरिजन करेंगे बेटा, इसका तो कोई कंपैरेटर है ही नहीं। क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि ये मैं हर साल ये काम कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं है बेटा। एक और पॉइंट ये कि डिफिकल्टी टू कलेक्ट, difficult to collect the data, difficult to collect बेटा facts and figures। हम इस चीज को इतनी आसानी से ऑडिट नहीं कर सकते बेटा, इस किस्म की इंफॉर्मेशन को। और एक और पॉइंट मैं आपको बताऊं बेटा, इसमें एक और पॉइंट ये बन सकता है कि डिफिकल्टी में, आप बच्चों ने किया हुआ ACCA इंशाल्लाह, फिर आप गए भाई ऑडिट करने के लिए, आपके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ रही हैं, आपने पढ़ा हुआ ऑडिट है, आपने पढ़ा हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। अब मैं आपको कह रहा हूँ भाई ये इन्वायरमेंटल ऑडिट करो, आप भी बोलोगे ये करना तो आता नहीं है, क्योंकि बेटा हो सकता है फर्म के पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस हो, लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। फर्म के पास बेटा हो सकता है लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस हो। तो बेटा पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि इसको इतना ऑडिट करना इतना आसान नहीं है। अच्छा बेटा होता पता है क्या है, मैं आपको एक और छोटी सी बात बेटा ये बताऊं कि आप हो ऑडिटर, हु आर यू बेटा, यू आर द ऑडिटर, ठीक है। आप एक ऑडिटर है और आपके सामने बोला गया है कि आपने सोशल और इन्वायरमेंटल ऑडिट परफॉर्म करना है। क्या परफॉर्म करना है बेटा, सोशल एंड इन्वायरमेंटल ऑडिट आपने परफॉर्म करना है। तो बेटा नोट करने के बाद मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट ये बताऊं, अगर आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन आती है, अगर आपके सामने इन्फॉर्मेशन आती है कि आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप इसका ऑडिट परफॉर्म करें, तो बेटा कुछ फैक्टर कंसीडर करने बिफोर एक्सेप्टिंग दीज इवैल्यूएशंस। Some factors to be considered before accepting या rejecting these evaluations। बेटा कुछ फैक्टर्स आपको कंसीडर करने चाहिए कि क्या हम इनको हम इवैल्यूएट करें या ना करें। तो बेटा इसको ऑडिट परफॉर्म करने के लिए, यानी कि आपके पास क्या चीज रिपीट हुई है, आपको सोशल इन्वायरमेंटल CSR इस किस्म की रिपोर्ट दी गई है,
और आपको बोला बेटा आप इसका ऑडिट परफॉर्म करें, तो बेटा कुछ फैक्टर आपको कंसीडर करने बिफोर एक्सेप्टिंग या रिजेक्टिंग दिस, जिसमें से एक फैक्टर तो क्या है बेटा, रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब क्या आपके पास टीम है, क्या आपके पास ये चीज करने का टाइम है, क्या आपके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज है, ठीक है। आपने बेटा एक और चीज चेक करनी है, कॉस्ट ऑफ फर्म, और बेटा आपने साथ साथ अपना बेनिफिट भी कंसीडर करना है, ताकि आप अपनी फीस डिसाइड कर सको। क्या डिसाइड कर सको बेटा, फीस। आपने एक और पॉइंट देखना है कि आप ऑडिटर भी हो, बेटा यू आर अ ऑडिटर एज वेल, और अगर एक ऑडिटर को ये वाला काम भी सौंपा गया तो आपके पास बेटा एथिकल थ्रेट आ सकता है। एथिकल थ्रेट या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बेटा आपको ये भी चेक करना है कि इस ये जो रिपोर्टिंग आ रही है, यानी कि कंपनी ने सीएसआर की रिपोर्ट बनाई है और आपसे बोला है कि भाई ये देन यू हैव टू डू द ऑडिट ऑफ दिस सीएसआर रिपोर्ट, तो बेटा आपने उनकी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के बारे में भी बेटा आपने कंसीडर करना है कि रिपोर्ट का कंटेंट क्या होगा, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, रिपोर्ट के यूजर्स कौन होंगे, बेटा एक्सेट्रा जो है ये आपने एक्सेट्रा एक्सेट्रा बेटा ये आपने पॉइंट्स जो है ना फैक्टर कंसीडर करना है। बेटा ये है आपके पास सोशल एंड एनवायरमेंटल ऑडिट। छोटी सी बात है कि आपको इसका ऑडिट इसका एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने से पहले आपको बेटा कुछ फैक्टर्स जो है वो कंसीडर करने चाहिए, राइट। यू हैव टू कंसीडर सम फैक्टर्स बिफोर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग दीज थिंग्स। कर ले बेटा इसको, नोटिस करने वेट कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी बेटा, नाउ यू पीपल आर हैविंग द क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन। बेटा आपके पास यह एक क्वेश्चन है बेटा न्यूमन कंपनी के नाम से, क्वेश्चन नंबर 47। और सबसे पहला पॉइंट बेटा इसकी पार्ट ए की रिक्वायरमेंट, यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन एग्जिबिट नंबर 1 evaluate the matters which should be considered before your firm accept the invitation to perform an assurance engagement on the sustainability report of Eastwood Company। बेटा कौन से वाले मैटर्स जो है वो आप कंसीडर करोगे बिफोर इनविटेशन। बेटा इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने से पहले कौन से फैक्टर्स जो है वो आपने कंसीडर करना है। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन एग्जिबिट नंबर 1। बेटा तो इधर आ जाए जरा, एग्जिबिट नंबर 1 ये रही, और ये रही बेटा पूरी एग्जिबिट नंबर 1। इसको जरा बेटा रीड कीजिएगा प्लीज। चलो बेटा, अब बेटा इस सवाल को मैं थोड़ा सा आपके साथ जरा रीड कर लूं। देखो क्या लिखा हुआ है। इट इज 1 जुलाई 2005 एंड
जस्ट अ मिनट। चलो बेटा अब इधर आ जाए, देखो इट इज 1 जुलाई 2005, यू आर अ मैनेजर इन ह्यूमन कंपनी, ग्लोबल फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये जो भी है बेटा। ईस्टवुड कंपनी, ईस्टवुड कंपनी लिस्टेड कंपनीज एंड एग्जिस्टिंग ऑडिट क्लाइंट। बेटा सबसे पहला तो पॉइंट इस बात को अंडरलाइन कीजिएगा, ये आपका बेटा एक एग्जिस्टिंग ऑडिट क्लाइंट है एंड इज एन इंटरनेशनल मेल सर्विस ऑपरेटर विद ग्लोबल नेटवर्क टू 20 कंट्रीज में, और ये इतने एम्प्लॉइज हैं। द कंपनी ऑफर्स मेल एंड फ्रेट सर्विसेज टू इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट कस्टमर्स। ठीक है बेटा, इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट कस्टमर्स को एज वेल एज स्टोरेज एंड लॉजिस्टिकल सर्विसेज। Eastwood Company takes its CSR, corporate social responsibility, and publishes sustainability KPI in a sustainability report. बेटा ये एक sustainability report को issue कर रहे हैं और which is published within the financial statements in the annual report. Partly in response to the request from shareholders and partly pressure group. बाज लोग जो है ना वो shareholders के कहने पर चल रहे हैं और बाज लोग जो है वो pressure groups के कहने पर चल रहे हैं। फिर क्या लिखा हुआ बेटा, ईस्टवुड कंपनी मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड दैट in the forthcoming annual report the KPI should accompanied by an independent assurance report. An approach has been made to your firm. आपको बोला गया बेटा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट को आपने चेक करना है। फिर लिखा हुआ बेटा द फर्म हैज एस्टैब्लिश्ड as your firm has recently established a specialist social, environmental and sustainability assurance department based in Old Town. And if the engagement to report sustainability report is accepted, it would be performed by a member of that team who would not be involved in the audit. बेटा जो आपकी फर्म है उसने ये एक नया डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया हुआ है जिसमें सोशल, इन्वायरमेंटल और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का ऑडिट परफॉर्म किया जाता है। यू हैव अ मीटिंग विद अली मोनरो, द मैनेजर रिस्पॉन्सिबल, जो भी है बेटा देखो ऑडिट मैनेजर अली मोनरो, पढ़ो जरा ये क्या कह रहा है। बेटा इसमें देखो क्या चीज लिखी हुई, न्यूमन कंपनी, Newman Company has audited Eastwood Company for the 3 years, and it's a major audit client due to its global presence. और जो भी है, the audit is managed by from Old Town, which is also the location of the global headquarters. We have not done any work on the KPI. But a point to be noted, we have not done any work on the KPI. Rather than review them for consistency, we would any other information is used, जो भी है। The KPI produced, बेटा अभी तक आपकी फर्म ने इस किस्म का कोई काम नहीं किया हुआ है, ठीक है। सो सिर्फ अदर इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं जो कि एक आइजा 720 की आपकी रिक्वायरमेंट है। वी हैव परफॉर्म्ड ऑडिट प्रोसीजर ऑन द चैरिटेबल डोनेशंस as this is disclosed in a note to the financial statement as evidence. Donation 9 million this year with the amount disclosed in the note. बेटा पॉइंट क्या लिखा हुआ है इसमें आपके पास, 9 मिलियन की अमाउंट की है जो कि डिस्क्लोज की हुई है नोट में। हाउएवर ड्राफ्ट केपीआई में लिखा हुआ है 10.5 मिलियन, केपीआई में 10.5 मिलियन लिखा है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या लिखा हुआ है 9 मिलियन। 9 मिलियन इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फिगर हाईलाइट किए चेयरमैन की स्टेटमेंट में भी। बेटा नंबर 1, आपने कभी पहले इस चीज का वो ऑडिट परफॉर्म नहीं किया। अच्छा, नोट्स कुछ और कह रहे और चेयरमैन की रिपोर्ट कुछ और कह रही है, यहाँ पर बहुत एथिकल मसला है। नोट्स कुछ और कह रहे, चेयरमैन की स्टेटमेंट कुछ और कह रही है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ और कह रहे और चेयरमैन के खिताब में कुछ और बात लिखी हुई है। द ऑडिट वर्क इज नियरिंग कंप्लीट, और ये तमाम चीजें। बेटा सबसे पहला पॉइंट,
एग्जिबिट नंबर 1 को यूज करते हुए बेटा, मेरे बच्चों, एग्जिबिट नंबर 1 को यूज करते हुए, एग्जिबिट नंबर 1 को यूज करते हुए आपको सिर्फ ये बताना है कि क्या आपको इसकी ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए, रिजेक्ट करनी चाहिए। बेटा मैं इसका खोलने जा रहा हूं आंसर, ताकि हम इसी के एग्जामिनर के आंसर को रीड करें और मैं आपसे रीड करवाऊं ताकि आप इसको फॉलो कर सकें। क्वेश्चन नंबर 47। ये देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, मैटर्स दैट शुड बी कंसीडर्ड इन मेकिंग द एक्सेप्टेंस डिसीजन। जी बेटा, सबसे पहला पॉइंट, द पर्पस आपने चेक करना है। जी बेटा, सबसे पहला पॉइंट आप चेक करो, आपने क्या चेक करना है, पर्पस। केस केपीआई का पर्पस क्या है, इतना अच्छा यूके वाले सिलेबस को तो आपने रीड नहीं करना। नेक्स्ट देखो बेटा, ईस्ट कंपनी की रिक्वायरमेंट्स, कॉम्पिटेंस हमारी फर्म ने पहले ऑडिट नहीं किया, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, वेट। स्केल ऑफ टाइम प्रेशर, टाइम प्रेशर बेटा बहुत है। फी, ग्लोबल इंगेजमेंट, रिस्क, ये रिस्क बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, और कमर्शियल कंसिडरेशन। अगर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते बेटा 10 नंबर है आपके पास। और अगर आप सबसे पहले इसकी मार्किंग स्कीम चेक करें तो 2 मार्क्स है फॉर ईच मैटर एक्सप्लेन्ड, 2 मार्क्स। 2 नंबर है एक पॉइंट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने में, एक पॉइंट को बताने के लिए 2 नंबर है आपके पास। सबसे पहला पॉइंट तो बेटा ये ऑब्जेक्टिविटी को जरा पढ़े। द प्रपोज अश्योरेंस एंगेजमेंट रिप्रेजेंट नॉन ऑडिट सर्विस। ISBA does not prohibit the provision of additional assurance service. The audit firm must be carefully considered. बेटा जो आपकी ऑडिट फर्म है उसको केयरफुली कंसीडर होना चाहिए कि इसमें कोई थ्रेट नहीं आना चाहिए, एथिकल थ्रेट नहीं होना चाहिए। For example, when the total fees generated by the client represent a large proportion of firm's total fees. पढ़े बेटा, नेक्स्ट पूरा ये ऑब्जेक्टिविटी आपकी कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। ये ना बेटा, अब जरा बेटा आपके सामने स्क्रीन शेयर हो गई ये वाली, पहले सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी को पढ़िएगा प्लीज। ये सस्टेनेबिलिटी को ऑडिट करने के लिए बेटा ये जरा चेक करो, प्रोमोटिंग द इंटरेस्ट। दूर से ऐसा लगेगा एंड द ऑडिट फर्म कुड बी परसीव्ड एज प्रोमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ, यानी कि बेटा एडवोकेसी थ्रेट लग रहा है। कह रही है इसकी रिपोर्ट पब्लिश कर रही है, सेल्फ रिव्यू भी आ सकता है बेटा, एडवोकेसी भी आ सकता है थ्रेट, क्योंकि लोगों की नजरों में आप इसकी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट को ऑडिट करके अच्छा या बुरा जो भी कह रहे हो तरफदारी करने की कोशिश कर सकते हैं। मना नहीं है, लेकिन आपको, मेजर क्लाइंट है ना बेटा आपका, लोग आपकी तरफ उंगली उठा सकते हैं, तो इस चीज को बेटा यू हैव टू कंसीडर इट वेरी वेरी केयरफुली।
नेक्स्ट बेटा देखो क्या लिखा हुआ है, ईस्टवुड कंपनी रिक्वायरमेंट्स। बेटा सबसे पहला पॉइंट तो ये है, आपको ईस्ट, अच्छा इसके ऊपर मैं आता हूँ, मैं ये चेक करूँ, उसको जरा वेट करें, ये पॉइंट इतना वो भी नहीं है, उसकी वजह पता है क्या है, कि आप सबसे पहले अगर ये चीज चेक करो ना बेटा, अगर आप सबसे पहले ये चीज चेक करो, दिस वन कॉम्पिटेंस ना, वी हैव नॉट डन एनी वर्क ऑन केपीआई रादर देन रिव्यू फॉर कंसिस्टेंसी। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको ये बोलूंगा कि कॉम्पिटेंसी वाला पॉइंट जरूर चेक करें। फर्म मे नॉट हैव सफिशिएंट एक्सपीरियंस। बेटा ये जो भी चीज आप लिख रहे हो ना, इसके अंदर प्रोफेशनल स्किल्स मौजूद है, यू हैव टू मेक इट वेरी क्लियर कि सामने वाले बंदे को ये बात समझ में आ जाए कि आप आखिर कहना क्या चाह रहे हो, सामने वाले बंदे को आखिर ये बात समझ आ जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हो। बेटा इसमें क्या लिखा हुआ है पॉइंट, द ऑडिट फ्रॉम इज सोशल एंड एनवायरमेंटल अश्योरेंस डिपार्टमेंट हैज ओनली बीन रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड। ये रिसेंटली एस्टैब्लिश किया गया आपके पास डिपार्टमेंट है, जिसमें फर्म may not have the sufficient experience to perform the assurance engagement. The fundamental principle of professional competence and due care requires that member of engagement team should possess sufficient skills and knowledge. अब बेटा देखो इसने एक पॉइंट आपके पास हाईलाइट किया हुआ है, फंडामेंटल प्रोफेशनल जो है, मतलब ये काम को परफॉर्म करने के लिए काम आना चाहिए। हमने रिसेंटली एस्टैब्लिश किया हुआ है बेटा ये डिपार्टमेंट, तो हो सकता है हमारे पास उस लेवल की नॉलेज नहीं हो। Some of the Eastwood KPI appears quite specialized. वेरिफिकेशन ऑफ CO2 जैसे एग्जांपल, बेटा वो अगले पेज पे दिया हुआ है, वैसे उसने खैर वो कहीं ना कहीं इसमें चीजें लिखी हुई है, ये कुछ KPIs बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मे रिक्वायर स्पेशलिस्ट नॉलेज, न्यूमैन कंपनी कुड ब्रिंग एक्सपर्ट फ्रॉम द टू परफॉर्म दिस वर्क। यानी कि बेटा ये ऑडिटर एक्सपर्ट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ऑडिटर्स एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं। इफ नेसेसरी बट दिस वुड हैव कॉस्ट implication to reduce the recoverability of the assignment. अच्छा बेटा एक और पॉइंट ये, हाँ ये टाइम प्रेशर वाला पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहला पॉइंट बेटा केस कनेक्शन पे लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि आपको एक चीज जरा नोटिस में लेकर आओ, ये देखो यहां से देखो बेटा, पार्टली इन रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट फ्रॉम शेयर होल्डर्स एंड प्रेशर ग्रुप्स। इसका मतलब क्या है कि इस चीज का ऑडिट करवाना प्रेशर ग्रुप की भी ख्वाहिश है, यानी कि जो दबाव डालते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि ऑर्गेनाइजेशन क्या परफॉर्म कर रही है, और शेयर होल्डर्स की भी ख्वाहिश है, शेयर होल्डर की भी ख्वाहिश है, प्रेशर ग्रुप्स की भी है। तो बेटा अगर हमारे ऊपर कोई टाइम प्रेशर तो नहीं आएगा इसमें, कोई हमारे पर टाइम प्रेशर तो नहीं आएगा कि भाई जल्दी करो, शेयर होल्डर मांग रहे हैं जल्दी करो, प्रेशर ग्रुप मांग रहे हैं। गिवन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शेड्यूल्ड टू बी पब्लिश इन द 4 weeks, it is doubtful whether the assurance assignment could be completed and a report is issued, particularly given the global nature of the assignment. आपको ऑडिट रिपोर्ट भी जल्दी इशू करनी है। फिर नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, न्यूमैन कंपनी विश टू क्लैरिफाई द ईस्टवुड मैनेजमेंट वेदर दे इंटेंड टू पब्लिश द एश्योरेंस रिपोर्ट विद इन द एनुअल रिपोर्ट्स, या फिर एक सेपरेट रिपोर्ट जाएगी। बेटा वो जैसा आता है ना OI, अदर इंफॉर्मेशन, तो आप जरा उनसे पहले पूछ लें कि यार ये रिपोर्ट क्या आप एनुअल रिपोर्ट में शामिल करोगे या इसकी एक सेपरेट रिपोर्टिंग बनाओगे। नेक्स्ट आओ बेटा ये, अच्छा ये रिस्क वाला पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क, इसमें पता है क्या बेटा, आपको छोटी सी एग्जांपल बताऊं रिस्क में क्या प्रॉब्लम है। एक मिनट, बल्कि एक मिनट वेट करो, ये बल्कि एक सेकंड, हाँ पढ़ो बेटा, रिस्क वाला पढ़ना, रिस्क वाला ही पढ़ो एक बार जरा, आप इसको पढ़ो, देन आई एम गोइंग टू टेल यू। हाई पब्लिक प्रोफाइल है बेटा हमारी कंपनी, क्योंकि ग्लोबल प्रेजेंस में मल्टीपल स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्टेड है। बड़ी कंपनी के लिए बड़ा काम कर रहे हो,
आपके लिए भी बेटा एक हाई एक्सपोजर ऑफ द फर्म है कंपनी के लिए रिस्क के लिए, इसको जरा पढ़ो, आपको आइडिया होगा। बेसिकली इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि आप जिस कंपनी का ये ऑडिट परफॉर्म कर रहे हो, एनवायरमेंटल ऑडिट, ये कोई आम छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये एक बड़ी कंपनी है। तो अगर आप इसका बेटा ऑडिट परफॉर्म करते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, और कोई गड़बड़ आ जाएगी तो आप भी लायबल कहलाओगे। रीड करो, आपको ये वाली लाइन बेटा समझ में आएगी। बट आपको बहुत केयरफुली कंसीडर करना चाहिए। न्यूमैन कंपनी should bear in mind that this creates risk exposure for the firm. If the assignment were taken, the firm would have to be carefully manage this risk throughout the planning, the engagement, applying the strong quality measure. क्या आप ये कर पाओगे? Given the consistency. तो बेटा अब एक और पॉइंट, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको कंसीडर करने हैं बिफोर एक्सेप्टिंग द थिंग, ठीक है। और ये ग्लोबल एंगेजमेंट वाली बात है, आपने अपनी फीस लेवल भी चेक करना है। हर एक एक पॉइंट जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यू हैव टू कंसीडर इट वेरी केयरफुली। अच्छा बेटा अब जरा चेक करो, यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पर आओ। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन एग्जिबिट नंबर 2, डिजाइन द प्रोसीजर्स टू बी यूज्ड टू गेन अश्योरेंस ऑन वैलिडिटी ऑफ द परफॉर्मेंस CSR रिपोर्ट। और पार्ट सी में लिखा डिफिकल्टीज क्या होंगी इन मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन सोशल एनवायरमेंट। बेटा डिफिकल्टीज भी मैंने आपको बता दी है, डिफिकल्टीज भी बेटा मैंने आपको बता दी है कि इन तरह की रिपोर्ट्स को आप ऑडिट क्यों नहीं परफॉर्म कर पाओगे। सबसे पहले बेटा पॉइंट तो आपके पास क्या है, प्रोसीजर्स। पढ़ो जरा ये बेटा एग्जिबिट नंबर 2, इसके ऊपर मुझे प्रोसीजर्स लगाने हैं। पहले बेटा इसको जरा रीड कीजिएगा सारे स्टूडेंट्स। देखो बेटा इसमें क्या लिखा हुआ है, एग्जिबिट नंबर 2, न्यूमैन कंपनी has also been engaged in performing the assurance engagement और फास्टर जेट्स। और इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा, फास्टर जेट्स में आप क्या काम कर रहे हो, आप इनका बेटा ऑडिट परफॉर्म कर रहे हो। CSR रिपोर्ट, फास्टर जेट्स इज एन एयरलाइन कंपनी एंड इज अ न्यू ऑडिट क्लाइंट। ये आपका बेटा नया ऑडिट क्लाइंट है। कौन है बेटा आपके पास, नया ऑडिट क्लाइंट। दिस इंगेजमेंट
विल बी परफॉर्म बाय स्पेशलिस्ट सोशल, और ये जो भी है CSR ऑब्जेक्टिव, CSR टारगेट, परफॉर्मेंस इन 2005, इसके ऊपर बेटा आपने प्रोसीजर्स लगाने हैं। देखो, इन्वेस्ट इन लोकल कम्युनिटीज एंड कंट्रीब्यूट टू द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, चैरिटेबल कॉजेस, CSR टारगेट और परफॉर्मेंस। 7,50,000 was spent on local learning initiative. 800 free flights with the value of 5,60,000 provided to the charities. The number of miles traveled vehicles, और ये जो भी है, reduced by 5% and the amount spent on vehicle fuel reduced by 7%. ये काम हो चुका है। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये आपका टारगेट है, और ये आपकी परफॉर्मेंस है। इसके ऊपर बेटा आपको लगाने हैं प्रोसीजर्स। क्या लगाने हैं? प्रोसीजर। बेटा अब एक छोटा सा बुलेट पॉइंट सुनना जरा गौर से। अगर ये 7,50,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं, जहां पर भी किए हैं, सबसे पहला पॉइंट तो बेटा मुझे एक छोटी सी बात ये बताएं, जहां पर भी बेटा इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए, वाज स्पेंट द लोकल लर्निंग इनिशिएटिव। कैश बुक में पहले पैसे चेक करो। 2,250 चिल्ड्रन अटेंडेड एजुकेशन डेज, उनकी अटेंडेंस आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, जिन्होंने ये अटेंड किया बिल्कुल उनकी अटेंडेंस चेक कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर एक एक बच्चे की अटेंडेंस चेक करना, बेटा क्लासरूम के रजिस्टर होते हैं ना। बेटा एक बात मैं तुम्हें बताऊं, तुम ऑडिट कर रहे हो, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स नहीं कर रहे। जो बात लिखी है सबका ऑडिट कर रहे हो। अगर 2,250 लोगों ने अटेंड किया तो क्लासरूम का रजिस्टर चेक कर लो, अटेंडेंस रजिस्टर चेक कर लो। जो पैसा खर्च किया है कैश बुक चेक कर लो, जहां पैसा जमा कराते हैं वहां से रसीद मिलती है वो चेक कर लेंगे। 800 फ्री फ्लाइट्स विद वैल्यू ऑफ वर प्रोवाइडेड टू चैरिटीज। बेटा अगर आपने ये इतनी सारी जो फ्लाइट्स दिए, तो बेटा सबसे पहला पॉइंट, अगर फ्लाइट्स में पैसेंजर्स आए होंगे, अगर फ्लाइट्स में पैसेंजर्स आए होंगे, ठीक है, तो बेटा पैसेंजर्स की कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन तो होगी, वो आप चेक कर लोगे कि 800 पैसेंजर्स आए थे या नहीं आए थे। अगर आपको लग रहा है कि हमने इतना माइल ट्रेवल किया है, जैसे क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ माइल्स ट्रेवल इन व्हीकल्स रिड्यूस बाय 5%, तो आपको पिछले साल का माइल चेक करना है, इस साल का माइल चेक करना है, कितना आपने विजिट किया हुआ है। आई बात समझ में? तो बेटा ये सारी चीजें आपने उठा करके चेक करनी है। आओ बेटा इसका मैं जरा आंसर ओपन करता हूं, देन उसके बाद बेटा हम इसको डिस्कस करते हैं आंसर में। ये देखो, ये ना बेटा, फास्टर जेट्स प्रोसीजर टू गेन एश्योरेंस ऑन द वैलिडिटी ऑफ परफॉर्मेंस मेजर्स। ये चेक करो बेटा सवाल में क्या लिखा हुआ है, वैलिडिटी ऑफ परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। इनके ऊपर बेटा आपने ऑडिट परफॉर्म करना है, क्या ये वैलिड है या नहीं है। ये देखो, obtain the summary of all the amounts donated to charitable cause and agree a sample to cash book। जो भी पैसा आपने चैरिटेबल को दिया कैश बुक से चेक करो। For large donations above certain limit like 10,000, confirm that authorization of payment has been made by agreeing minutes to the board meetings। Correspondence with charities for confirmation of the amount paid। अगर आपने चैरिटी को पैसे दिए हैं तो कंफर्म कर दो, उनसे पूछ लो। मैंने अगर बेटा अगर मैंने एक चैरिटी को पैसे दिए, अगर मैंने चैरिटी को पैसे दिए, तो चैरिटी वाले जो है ना मुझे एक स्लिप काट के देंगे। आप अगर सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट में जाओ तो वो आपको एक स्लिप काट के देंगे, वो स्लिप चेक कर लो, रिटर्न कॉरेस्पॉन्डेंस आपने चेक कर लेनी है। बाकी बेटा ये पॉइंट्स पढ़ो जरा। प्रेस रिलीज, पब्लिक कैंपेन, क्या आपने वाकई में फ्री में चीज अलाउ किया है? जो 750 आपने स्पेंड किया हुआ है उसका ब्रेकडाउन चेक करो। क्लासरूम के रजिस्टर चेक किए टू कंफर्म द अटेंडेंस ऑफ सर्टेन डेज। जो फ्री फ्लाइट्स थी, एनालिटिकल रिव्यू तक तो ठीक है। ये देखो पैसेंजर्स लिस्ट उठा के चेक कर लो। रीड करो बेटा पॉइंट प्रोसीजर्स।
बेटा अब देखो, जब भी हम कोई प्रोसीजर लगाते हैं, मेरी बात जरा अल्फाज पे गौर करना, जब कभी हम भी किसी चीज के ऊपर बेटा प्रोसीजर लगाते हैं ना, तो आपने बस ये चेक करना है कि जो लिखा हुआ है वो सच है या नहीं, एंड दैट इज ऑल द ब्यूटी ऑफ द प्रोसीजर्स व्हिच यू आर अप्लाइंग। अच्छा, सेकेंडली बेटा अब आप जरा यहाँ पर आओ। बेटा सेकेंडली जरा यहाँ पर है, और इसमें चेक करो क्या लिखा हुआ है। डिस्कस द डिफिकल्टीज इन मेजरिंग द सोशल एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस। बेटा डिफिकल्टीज जो मैंने आपको बताई है कि आपके पास हो सकता है कि कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है, फर्म को ये काम करना नहीं आ रहा। बेटा एक और प्रॉब्लम है कि कोई डिफाइंड केपीआईज नहीं है, कोई कंपैरेटर्स नहीं, हम इवैल्यूएट कैसे करेंगे। जैसा मैंने आपको अभी आपके रजिस्टर में, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, रजिस्टर में बेटा ये सारी चीजें बनाई, दीज आर द थिंग्स। ये जो आपके पास बेटा पॉइंट है ना, ये डिफिकल्टीज है। ये देखो बेटा, डिफिकल्ट टू डिफाइन, difficulty to quantify, difficult to make comparison, lack of data, डाटा ही नहीं है, कहां से मेजरमेंट करोगे इस चीज की। तो बेटा मेरी बात मानो एक दफा, बिकॉज सिंस यू आर कनेक्टेड राइट नाउ, बेटा इसको जरा प्लीज आप रीड आउट करो। इट इज कॉमन फॉर द कंपनीज टू प्रोड्यूस अ रिपोर्ट ऑन द, बेटा सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। एंड इन सम कंट्रीज दिस आर रिक्वायरमेंट, CSR report contain wide variety of key performance indicators. It can be difficult to measure and report on the for a number of reasons. बेटा ये चेक करो, आपके सामने रीजंस आएंगे। Difficult to define. यहाँ से कह रहा है कि हम उसी चीज को मेजर कर सकते हैं जिसका केपीआई पहले से क्या हो, क्वांटिफाइड हो। एजुकेशन प्रोग्राम, कोई चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, किधर से लाओगे। IS2 कहता है लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी, मुझे पता है पहले से, लेकिन इसका कोई अप्रोप्रिएट केपीआई नहीं है ना, और डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई। बड़े दो चीज, कंपैरिजन नहीं है और डाटा नहीं है। डाटा कहां से लाओगे, क्योंकि कंट्रोल्स आर नॉट ऑफन एस्टैब्लिश वेल इनफ टू अलाउ एक्यूरेट मेजरमेंट। उसकी वजह पता है क्या है? अमूमन जो कंपनीज है ना बेटा, वो पैसा कहाँ खर्च करेंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, एक्टिविटीज के ऊपर। अब इन कामों पे कौन इतना पैसा खर्च करे, तो इसके लिए डाटा कलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये पढ़ो और ये पढ़ो। अच्छा बेटा, ये तो हुई आपके पास चीज है। अब मेरी बात सुने बेटा, अब सिस्टम पता है कि मैं आपको एक छोटी सी चीज जरा विजिट करवा दूं मैंने। ये आपको बेटा स्क्रीन, मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन नजर आ रही है। बेटा ये देखें, ये आपका जो ACCA की वेबसाइट पे जो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है, जो कि बेटा आपके पास प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको सबसे पहले एक दो चीजें बेटा दिखा दूं। ये कैटलॉग आपको नजर आ रही है। मैं गया एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस पे, इंटरनेशनल ऑफिशियल रिसोर्सेज, पास्ट एग्जाम लाइब्रेरी। बेटा ये चेक करें, ये आपके पास सितंबर दिसंबर, सॉरी ऊपर से इन्होंने लिखा हुआ है सितंबर दिसंबर 22, मार्च जून 21, मार्च जून 22,
ये जो मोस्ट रिसेंट अटेम्प्ट्स है ना, कम से कम 2 से 3, इसको प्लीज आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है। और मैं आपको एक छोटी सी एक चीज बताऊं, इसमें हर एग्जिबिट की एक नई विंडो है, आप सारे बच्चे जानते हैं, ठीक है। आप सबने पहले प्रोफेशनल के पेपर्स दिए, इसमें भी आपने देखा है कि सिस्टम क्या है, आपके पास हर एक एग्जिबिट की नई विंडो है। यहाँ पर आपके पास टाइम आता है, टाइम की प्रॉब्लम आती है बेटा। ये जो भी चीज आपको नजर आ रही है, सितंबर दिसंबर 22, मार्च जून 21, ये रिसेंटली मोस्ट रिसेंट कम से कम 2 से 3 पास पेपर, 2 से 3 पास पेपर कम से कम बेटा रिसेंटली आपने देखने, अलोंग विद देयर एग्जाम रिपोर्ट। क्योंकि जब तक हम लोग एग्जाम रिपोर्ट नहीं पढ़ रहे होते ना बेटा, जब तक हम लोग एग्जाम रिपोर्ट नहीं पढ़ रहे होते ना, एग्जाम रिपोर्ट, तो हमें आइडिया नहीं होता कि एग्जामिनर की क्या चीज है, कि बच्चों ने ऑन एवरेज कहाँ मिस्टेक की है, कहाँ चीजें नहीं की है, ठीक है ना। तो बेटा ये तमाम चीजें, बाकी जो हमारे वेबिनार वर्कशॉप्स वगैरह में हम यही एंड करें, आई डोंट थिंक सो कि कल आप लोगों को उसकी चीज की जरूरत है। बाकी आप लोगों ने हर चीज जो अपनी रेगुलर सेशंस में पढ़ी है, वो तमाम चीजें। बेटा अब मेरी बात जरा ध्यान से सुने, यू पीपल हैव दिस वीकेंड, यू पीपल हैव नेक्स्ट वीक, इसमें आपने अपने अच्छे तरीके से हार्ड वर्किंग नहीं करनी, स्मार्ट वर्किंग करनी है। ये जो मैंने आपको एक काम बोला ना, ये कि ये सितंबर दिसंबर 22, 2-3 जो रिसेंट अटेम्प्ट्स हैं, ये रहा सितंबर दिसंबर 22, मार्च जून 22 और सितंबर दिसंबर 21, कम से कम ये 3 पेपर्स आपने लाजमी अटेम्प्ट करने हैं, कम से कम ये 3 पेपर्स। उसके नीचे बेटा इन्होंने कुछ प्रैक्टिस एग्जाम्स अलग दिए हुए हैं, और उसमें आपके पास एक प्री मॉक भी है, चाहो तो ये अटेम्प्ट कर लेना, चाहो तो ये अटेम्प्ट कर लेना। बेटा मेरी तो आपको सजेशन होगी कि कम से कम मोस्ट रिसेंट पास पेपर जरूर अटेम्प्ट करें, ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, और बस फिर अपने पेस पे। अच्छा एक और चीज, सर क्या हम पूरे पूरे आंसर्स लिखे? द आंसर इज नो, नॉट नेसेसरी। द आंसर इज क्या, आप एक काम करें, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने रिक्वायरमेंट पढ़ी, आपने सोचा यार ये पॉइंट हो सकते हैं, 2-3 पॉइंट्स बना लो, एंड देन ट्राई टू रीड आउट द आंसर। क्योंकि जब आप एक पेपर अटेम्प्ट करने जाओगे आपको टाइम लगेगा, उसी में जब आप आंसर को रीड करोगे, एग्जामिनर का आंसर, तो ताजे ताजे इस वीक में आपके पास एग्जामिनर की जार्गन वर्डिंग्स भी आपके जहन में घुसी रहेंगी। तो इट इज बेटर टू ओपन द आंसर इन द नेक्स्ट विंडो, या फिर आप आंसर्स की पहले से स्नैप्स ले लो। तो लेकिन साथ साथ आपको एग्जामिनर के साथ चलना है, ये बेटा मेरी एक गाइडेंस है लास्ट मोमेंट के ऊपर। बाकी ये यहीं तक रखते हैं, बाकी अपने पेस पे आप अपनी तैयारी करते रहे, एंड आई रियली विश यू गुड लक फॉर द एग्जाम्स। अल्लाह करे सारे बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाए, ठीक है बेटा, चले जी, अल्लाह हाफिज।